हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। पीसीएस नेविगेटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सभी अपना दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग बीपीएससी के लिए ये सारे करंट अभी फ़िलहाल के लिए ला रहे हैं और आने वाले समय में ये यूपीपीसीएस के लिए भी वैलिड रहेगा। ठीक है, तो हमारा फोकस ये है कि मैंने ये किया है कि अनेकों सोर्स जो मार्केट में हैं, जैसे आई दृष्टि है, स्पीडी है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आप सभी को, और फिर एडुटेरिया का है या फिर उत्कर्ष का है। तो ये जितने भी मैगजीन मार्केट में आए हुए हैं, आप इन सारे मैगजीन को उठा करके देख लेना और उसके बाद मेरा करंट का ये वाला कंटेंट आप देख लेना। होता ये है कि हमारे और उन सभी के क्लासेस में प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताता हूँ। अलग डिफरेंट कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, होता ये है कि सभी ने अपना कंटेंट दिया हुआ है, पर कंटेंट में बहुत सारा चीज़ ऐसा कुछ ऐड किया हुआ है जो कि कोई रिलेवेंट उसका है ही नहीं। जैसे कि मान के चलो कि आदित्य एल वन के बारे में बताया उन्होंने। अब बीपीएससी में क्या क्वेश्चन आएगा आदित्य एल वन से, आप बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा आदित्य एल वन जो है किसके लिए भेजा गया है, तो सन के लिए भेजा गया है। उसके अलावा क्या पूछेगा, तो किस सैटेलाइट के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, इसके अलावा पूछेगा कि किसके द्वारा भेजा गया है, तो इसरो द्वारा भेजा गया है। इसके अलावा और क्या पूछेगा, ये कौन से पॉइंट पे जाएगा, तो एल वन पॉइंट पे जाएगा। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है आदित्य एल वन के बारे में। ठीक है, अब देखो उसी टाइप से निसार है। अब इसमें जो दूसरे जो मैगजीन वाले हैं उन्होंने क्या किया हुआ है कि आदित्य एल वन के बारे में इतना तो दिया हुआ है ही, इसके बाद ये बता रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य के अलावा और डेप्थ में जा रहे हैं। ठीक है, एल वन पॉइंट है, एल टू पॉइंट है, एल थ्री पॉइंट है। अब 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नहीं है जरूरी इतना पढ़ना। आपको आपको जो पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत है, जो आपको जानने की ज़रूरत है, उसी को मैंने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। जितना आपको नेसेसरी है उतना ही हम लोग को पढ़ना है, उससे ज़्यादा हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको प्रीलिम्स निकालना है, अभी मेंस का अभी दूर की बात है, तो नहीं करना है वो काम। उसी प्रकार से आप निसार का भी देख सकते हो। निसार का क्वेश्चन क्या पूछेगा, बीपीएससी क्या पूछेगा, यूपीपीसीएस क्या पूछेगा, ये बताओ आप। निसार मेनली यही तो पूछेगा मेरे भाई कि निसार किसके द्वारा भेजा गया है। ठीक है, अब निसार किसके द्वारा भेजा गया है, तो इसका यहीं से तो पता चल रहा है कि भाई एन से नासा हो गया और फिर एस आई एस है ही तो आई एस से इसरो हो गया। अब निसार के बारे में अगर हम लोग ये जान जाते हैं कि नासा और इसरो, और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं कि निसार क्या करने गया हुआ है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा किस सैटेलाइट के द्वारा भेजा गया है। अब हमको डेट क्यों जानना है भाई कि कितना तारीख को हम निसार भेजे हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से वैज्ञानिक इसमें सम्मिलित थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर चलो ठीक है, पढ़ भी सकते हो। अब डेट वगैरह जानने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में डिटेल से उतना जानने का हम लोग को जरूरत नहीं है। तो मैं बहुत सारा चीज़ कट कट कर दिया हूँ अनेकों मैगजीन से उठा उठा कर। ठीक है, और अपना करंट का कुछ कुछ मटेरियल भी डाला हूँ जो आपको देखने को मिलेगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसरो का ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये अपडेट किया हुआ है। तो ये जो है एकदम लेटेस्ट में जो भी, जैसे संगम वगैरह हो गया, फिर राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान संगोष्ठी हो गया, तो ये मैंने अपडेट किया है, अपना प्रयास किया है। बाकी आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला चीज़ है, अगर हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा काम क्या बनता है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेनली हम, क्योंकि हम लोग भारत के वासी हैं, तो इसरो के बारे में सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। अब इसरो के बारे में हमारा फोकस रहेगा तो सबसे पहला चीज़ तो मैं यही जानूंगा ना कि इसरो के अध्यक्ष हैं कौन। तो डॉक्टर वी नारायण नारायण हैं। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष। अंतरिक्ष राज्य मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह है। अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, वी नारायण इंपॉर्टेंट होगा। स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया। मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में। 95% लोगों को पता होगा कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, लेकिन अभी जो एक स्पेशल जो है रॉकेट वगैरह प्रक्षेपण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में एक जगह पे इसी तरह का एक स्थल की मतलब शुरुआत किया है। तो उसका क्या नाम है ये आप सभी को कमेंट में बताना है। ठीक है, अब ये देखो अंतरिक्ष विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो प्रधानमंत्री के अधीन सीधे आता है। तो की पॉइंट जो है वही हम लोग सिर्फ डील करेंगे। तो इतना क्लियर हो गया। अब चलो आते हैं
इसरो ऑफिशियल वेबसाइट एक नज़र हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या चर्चा चल रहा है ऑफिशियल वेबसाइट में इसरो में। ठीक है, हम लोग इधर उधर मैगजीन पढ़ रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट नहीं पढ़ेंगे तो ये दिक्कत वाली बात है। ये देखो, विकसित भारत 2027 के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के लाभ पर पूर्वोत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? ये गुवाहाटी में हुआ है। क्लियर? अब पूर्वोत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन आपको पता रहना चाहिए। इसरो एसटीसी संगम 2025 आईआईटी खड़गपुर में किया गया है। तो फैक्ट है, तो फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान संगोष्ठी का 23वां संस्करण मेघालय राज्य के उमियम में आयोजित किया गया, यह ध्यान रखना। मोसदेक इन क्या है? तो इसरो के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र द्वारा भारतीय नौसेना के लिए, ये याद रखना है आपको। अब ये मैगजीन में आपको नहीं मिलेंगे, भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया उपग्रह है। ठीक है, एक समर्पित वेब पोर्टल है। ठीक है, मोसदेक इन। ठीक है, उसके बाद इतिहास में पहली बार आदित्य L1 के बारे में मैंने आपको बताया ही है। आदित्य L1 पर लगे भारत के सौर परावैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप ने सौर ज्वाला के अभूतपूर्व विवरण कैद किए। जो आदित्य L1 हमारे के द्वारा भेजा गया है, उसने जो है सौर ज्वाला का अभूतपूर्व विवरण कैद किए हैं। ठीक है, तो इतना चीज हम लोग को ध्यान रखना है। भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन 2025 क्या है? तो देखो, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। पिछला क्लास में मैंने बताया था आप सभी को कि आखिर बउआ 23 अगस्त को हम लोग क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस? तो क्योंकि चंद्रयान जो हमारा मिशन था, चंद्रयान 3, ये वहां पे पहुंचा था, उसी दिन पहुंचा था, इसलिए हम लोग 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। ये मैंने आपको बताया है, पहले हर साल आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या, भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन क्या है? तो इस कार्यक्रम को 23 अगस्त के पहले, एक दिन पहले जो है, हर साल आयोजित किया जाता है। इसमें क्या है कि 3 से 4 छात्रों की एक टीम भाग लेती है, और वो छात्र कौन होते हैं? स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कर रहे छात्र होते हैं, और उनको अभिनव समाधानों के साथ टीम वर्क इन लोग करते हैं। तो इतना हम लोग इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में पढ़े। हम लोग अध्यक्ष पढ़ लिए, जितेंद्र सिंह के बारे में जान लिए, प्रधानमंत्री के अधीन आता है, हम लोग जान गए। अब ये जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के लाभ के बारे में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं? तो गुवाहाटी में कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद आईआईटी खड़गपुर में क्या हुआ है? तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी काउंसिल संगम 2025 हुआ है। उसके बाद मेघालय में अंतरिक्ष विज्ञान संगोष्ठी। तो ये सारा चीज आप एक बार फिर से देख लेना, और जरूरत पड़े तो रिवाइज कर लेना। क्लियर? अब इनको पहचानो आप लोग, कौन है ये? तो देखो, ये जानवी डांगेटी है। ये क्या कर रही हैं भाई? ये क्यों फेमस है, क्यों चर्चा में है? तो ये मेनली तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, और इसलिए फेमस है कि ये अमेरिका का अनुसंधान एजेंसी है टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज। इसके तहत इन्होंने 2029 में अंतरिक्ष मिशन के लिए इनको सेलेक्ट कर लिया गया है। टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के तहत ये जो है 2029 में अंतरिक्ष मिशन के लिए ये सिलेक्ट हो गए हैं। तो जानवी डोंगेटी के बारे में आप जान लेना, ये मैगजीन में, सारे मैगजीन में आपको अवेलेबल भी होंगे। उसके बाद इसरो द्वारा जो है पहली बार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के धरती से रॉकेट आधारित उपग्रह पेलोड परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। जितना आप सुनोगे उतना ही आपको याद होगा, तो फोकस करो कि आप अच्छे से सुनो और फिर उसको याद करो। नेक्स्ट क्या है? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के धरती से रॉकेट आधारित उपग्रह पेलोड परीक्षण जो सफलतापूर्वक किया गया, इसका उद्देश्य क्या है भाई? तो उद्देश्य सिंपली है कि देश भर के विद्यार्थियों को मॉडल रॉकेट और कैन सेट बनाने के लिए प्रक्षेपण के लिए अवसर प्रदान करना है। ठीक है, तो मेनली आप ये याद रखो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो है रॉकेट आधारित उपग्रह पेलोड परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। नेक्स्ट, अब देखो बांग्लादेश। भाई बांग्लादेश तो फेमस क्यों है आप सभी जान ही रहे हो। उसके अलावा जो है भारत बांग्लादेश के बीच में कुछ संबंध खराब हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश जो है फिलहाल नासा के आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है। अब हम लोग को अगर डेप्थ में जाएंगे कि आर्टेमिस समझौता होता क्या है, दिस दैट, उतना नहीं जानना है। आर्टेमिस समझौता ये अंतरिक्ष अन्वेषण के सिद्धांतों का एक समूह है, बस इतना ही जानेंगे। अंतरिक्ष अन्वेषण से रिलेटेड है, 2020 में इसको शुरू किया गया। भारत क्या इसका पार्ट है? तो भाई भारत भी इसका पार्ट है। भारत ने 2023 में हस्ताक्षर किया, बस बस इतना जानो। 54वां देश है। उसके बाद आर्टेमिस समझौता रिलेटेड किससे है? तो भाई अंतरिक्ष अन्वेषण से है। और ये शुरू कब किया गया था? तो ये 2020 में शुरू हुआ था। फिर भाई भारत है क्या इसका पार्ट? तो है सर। तो भारत 2023 में इसका पार्ट बना और इस पे हस्ताक्षर किया।
चलो नेक्स्ट जो है, स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया। अब भाई अब फ्रेम 2 मिशन है तो स्पेस एक्स ने किया। स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है, ठीक है। अब स्पेस एक्स के बारे में थोड़ा सा जानो, उसके बाद फ्रेम 2 मिशन के बारे में जानो। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेम 2 मिशन के बारे में जानते हैं कि फ्रेम 2 मिशन जो है ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। चलो अब फ्रेम 2 मिशन के तहत क्या है कि एक निजी मानव अंतरिक्ष यान मिशन है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ध्रुवीय कक्षा में ले जाया जाएगा। मेनली क्या है, ये मानव अंतरिक्ष यान मिशन है, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ध्रुवीय कक्षा में ले जाएगा। अब 4 अंतरिक्ष यात्री का नाम भी सुन लो, चुन वांग है, जेनिका मिकलसन है, रोबिया रोगे है, एरिक फिलिप्स है। अब इसका सिर्फ लास्ट वाला ही पॉइंट अगर मतलब टाइटल अगर आप याद रखते हो, वांग सन रोगे फिलिप्स, वांग सन रोगे फिलिप्स, बस ऐसे ही याद रखना पड़ेगा आपको। प्रीलिम्स में वहाँ पे रहेंगे, एमसीक्यू है क्वेश्चन है, तो आप इतना भी आप याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो मेनली स्पेस एक्स के द्वारा भेजा गया कौन सा मिशन है? फ्रेम 2 मिशन है। और ये क्या है? तो ये मानव अंतरिक्ष यान मिशन है जिसको ध्रुवीय कक्षा में ले जाया जाएगा। और ये क्या है, कितने अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं? तो 4। कौन? वांग, सन, रोगे और फिलिप्स। खत्म। चलो नेक्स्ट जो है, भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट जो है, भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अमेरिका के वुच मिलमोर, निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गोरबुना 286 दिन बाद पृथ्वी पे लौट आए हैं। देखो अब ये लौट आए हैं तो कौन से ड्रैगन से लौट आए हैं ये आपको जानना पड़ेगा। तो ये ड्रैगन सॉरी ये रॉकेट कौन सा था? तो ये ड्रैगन रॉकेट के द्वारा इनकी वापसी हुई है। और यही जो है अभी यूपीपीसीएस आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ड्रैगन आपको याद रखना है। क्लियर? चले आगे। चलो तो ये क्लियर हो गया कि सुनीता विलियम्स गई थी और 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आई। कुछ तकनीकी खराबी के कारण इतना विलंब उनको देखना पड़ा, लेकिन उनको शेड्यूल पहले ही था आने के लिए, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के कारण उनको वापस लेट से आना पड़ा। चलो K2-18b क्या है? देखो K2-18b कुछ नहीं है, जिस प्रकार से पृथ्वी एक ग्रह है रहने लायक, उसी प्रकार से वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि K2-18b जो है इसमें भी रहने की संभावना आने वाले दिन में बन सकती है। तो ऐसे याद रखो कि रहने की संभावना K2-18b बन सकती है। अब ये क्या है भाई? तो पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, कोई मतलब नहीं है। सुदूर बाह्य ग्रह, चलो ठीक है। संभावित रूप से जीवन के अनुकूल, यही तो मैंने आपको बताया, ठीक है, हटा दो। अब देखो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतरा द्वारा स्कॉट उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। स्कॉट का फुल फॉर्म आप देख लो, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। आपको कहीं भी अगर लगे कि सर हम लोग इरेलीवेंट कुछ कर रहे हैं या भाई हम लोग कुछ इरेलीवेंट कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो कि और कैसे बेहतर इसको किया जा सकता है। तो दिगंतरा के द्वारा जो है स्कॉट उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। स्कॉट का मैंने बता दिया, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा? तो ये कैलिफोर्निया के स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसको भेजा गया। और ये किस किस मिशन का हिस्सा था? तो ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत पृथ्वी की कक्षा में इसको, एक मिनट रुकना। तो हम लोग कर रहे थे कि फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जो है दिगंतरा जो है, जो हमारा अंतरिक्ष स्टार्टअप है, स्कॉट उपग्रह को भेजा। और ये किस मिशन के अंतर्गत आता है? तो ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। ये करेगा क्या? ये देखो मेनली जो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहे उपग्रह एवं मलबा वगैरह जो है उसका निगरानी करेगा, ठीक है, उसका आकलन करेगा, बस यही करेगा। तो ये निगरानी और आकलन करने के लिए फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, जो यहाँ पे एलईओ, ठीक है, नियर जो पृथ्वी के निचले हिस्से में जो सैटेलाइट हमारे मूव कर रहे हैं उसको ये ट्रैक करेगा, ठीक है। क्लियर? मलबों की निगरानी व आकलन करेगा। क्लियर हो गया? स्कॉट भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह। देखो ये पहला है और स्कॉट हम लोग जो है अंतरिक्ष
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हम लोग धीरे धीरे अब अन्य देशों यानी कि वेस्टर्न जितने भी कंट्री हैं उससे आगे हम लोग दिन प्रतिदिन जा रहे हैं। हम लोगों ने अमेरिका के सैटेलाइट को लॉन्च किया, हम लोगों ने जापान का किया, हम लोगों ने ईयू का किया, हम लोगों ने ब्रिटेन का किया। इस प्रकार से अनेकों कंट्री के हम लोग सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारत जो है, भारत का जो इसरो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। ये पॉइंट को हम लोग थोड़ा एलोबोरेट करके पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्लियर है? दिगंतरा के बारे में, दिगंतरा क्या कर रहा है? एस्कॉर्ट कर रहा है, यानी कि मलबा और वगैरह जो है उसका आकलन कर रहा है, निगरानी कर रहा है। फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा भेजा गया है ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो, यही जो मैं एलईओ आपको बता रहा था कि इस उपग्रह को सूर्य समकालिक निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया है। तो ये सारा डिटेल आपको याद रखना है। अब चलो, ये क्या है? विक्रम 3201 एवं कल्पना 3201, ये क्या है? तो ये देखो, ये 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको किसने विकसित किया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने। दो उन्नत 32, वही मैंने जो आपको बताया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो कौन कौन सा है? विक्रम 3201 और कल्पना 3201। बस इतना ही याद रखना है। अब ये क्या है कि विक्रम 3201 जो है भारत में निर्मित पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। क्लियर? याद रख सकते हो? बिल्कुल रख लेना। वही पॉइंट को मैंने यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। K218 भी क्या करेगा कि संभावित रूप से यहाँ पे जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला हुआ है। चलो नेक्स्ट। अब ये देखो, चीन के दो अंतरिक्ष यात्री हैं। कौन है भाई? तो ये सेंजुओ 19 मिशन में शामिल केई यूझे और सोंग लिंगडोन। ये तियांगिंग अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर सबसे लंबी स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड। देखो, अभी तक वहां पे बाहर जितने भी अंतरिक्ष में जाते हैं तो मेनली वहां भी अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है, ISS। ठीक है? भारत भी, आपको क्वेश्चन बताना है कि भारत कब तक अपना टारगेट रख रहा है कि वहां पे यानी कि अंतरिक्ष में अपना इसी तरह का स्पेस स्टेशन बना ले। भारत का भी कुछ टारगेट है। तो ये जो ISS है, इसमें क्या है कि वहां पे रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति बनी रहती है, लेकिन स्पेस वॉक करने के लिए चाइना के जो है तियांगिंग अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर सबसे लंबी स्पेस वॉक किसने किया है? केई जुजे और सोंग लिंगडोन। सेंझुई 19 मिशन में शामिल हैं लोग। क्लियर? चलो अब ये देखते हैं आगे। सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर ने बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर गए। अब देखो, सुनीता विलियम्स जो है क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है? इंडिया के नहीं है, पर ये हमारे इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये गए थे किस सैटेलाइट, किस स्पेसक्राफ्ट से? तो बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के द्वारा इनको भेजा गया था और वापस जो है ड्रैगन के द्वारा वापसी इनकी हुई। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अभी प्रॉब्लम क्या है इस पॉइंट में? अभी क्या होता है कि या तो बृहस्पति का कोई कोई ज़्यादा सैटेलाइट मिलता रहता है या फिर शनि का सैटेलाइट मिलता रहता है, और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि फिलहाल में किसका सैटेलाइट सबसे ज़्यादा है। तो अभी देखो, शनि में 128 नए चंद्रमा मिले हैं, जिससे शनि के कुल चंद्रमा की संख्या 274 हो गई है। तो ये याद रखना। इसरो ने क्या किया है कि अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाले मटर के बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरन किया है। ठीक है? ये आपको याद रखना है कि ये अंकुरन कौन किया है? तो ये इसरो के द्वारा किया गया है। जापान ने मिचिबिकी 6 उपग्रह का प्रक्षेपण किया। अब भाई, मिचिबिकी 6 उपग्रह है क्या? तो ये एक नेविगेशन उपग्रह है जिसे जापान के S3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। यह उपग्रह जापान के क्वासी जेनेट सैटेलाइट सिस्टम का हिस्सा है। आपको किसी भी टाइप का अगर आपको लगे कि नहीं हम लोग कुछ ज़्यादा पढ़ रहे हैं या कम पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि मैं थोड़ा डेप्थ में भी जा रहा हूँ और ऊपर ऊपर भी मैं हूँ। ठीक है? दोनों में मैं बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये आपको जानना जरूरी है जापान के बारे में। जापान भारत का एक सहभागी देश है।
तो जापान ने मिचिबिक 6 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। मिचिबिक 6 उपग्रह है क्या, तो ये जापानी नेविगेशन उपग्रह है, ठीक है। और इसको किसके द्वारा भेजा गया, तो S3 रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया। शुभांशु शुक्ला के बारे में आज के टाइम में कौन नहीं जानता। देखो मैंने अगर ये इमेज डाला है तो सिर्फ इमेज डालने के लिए नहीं डाला है। इस इमेज को अगर ध्यान से पढ़ोगे आप तो इमेज के साथ साथ आप शुभांशु शुक्ला के बारे में भी जान पाओगे। तो क्या है भाई शुभांशु शुक्ला के बारे में न्यूज क्या है, तो ये एक्जियम 4 मिशन के पायलट के रूप में चुने गए और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए, ठीक है। इस मिशन के चालक दल में कौन कौन शामिल थे, पेगी विट्सन जो मिशन कमांडर थे, टिबोर कैपू और स्लोवोसिज उजसांकी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो, नाम आपको याद रखना हो तो रख लेना। हालांकि आपको बीपीएससी के लिए एक्जियम 4 मिशन आप याद रखना, ठीक है। शुभांशु शुक्ला के बारे में आप थोड़ा डेप्थ में जानना चाहते हो तो ये लखनऊ में पैदा हुए थे, एनडीए में पढ़ाई किया था, 2006 में आईएएफ में कमीशन हुए थे। और इन्होंने कौन कौन सा, ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप याद रख सकते हो। पेगी विट्सन के बारे में, टिबोर कैपू के बारे में, स्लावसेज उजन सांकी विश्वस के बारे में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज आता है, इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV 60 रॉकेट द्वारा स्पेडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, अभी इसी से नाम पता चल रहा है। अब जैसे ये एक सैटेलाइट है हमारा, दूसरा हम सैटेलाइट को भेजे हैं और हमको ऊपर में डॉकिंग करना है, एक दूसरे से ज्वाइन करना है। ISA में यही तो होता है कि ISS में सॉरी, अभी क्या होता है कि नीचे से सैटेलाइट को जाता है, वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है और वहाँ पे डॉकिंग जो करने वाला काम होता है, एक दूसरे से जोड़ने वाला काम होता है, काफ़ी चैलेंजिंग वाला काम होता है। तो भारत ने इस पे जो है स्टार्टिंग चरण, तो इसका एटलीस्ट हम लोग कह सकते हैं कि इसको जो है पार कर लिया है। और PSLV 60 के द्वारा जो है हम लोग स्पेडेक्स मिशन के 2 छोटे उपग्रहों को लॉन्च किए। कौन सा, तो SDX-01 और दूसरा है SDX-02। तो चेजर और लक्ष्य को हम लोग लॉन्च किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। PSLV 60 आपको याद रखना है, स्पेडेक्स के बारे में पता रखना चाहिए, स्पेडेक्स का फुल फॉर्म आपको पता रहना चाहिए, 2 छोटे उपग्रह जो भेजे गए हैं उसके बारे में हमको पता रखना चाहिए। आगे चलते हैं। अब क्या है, ये मैंने आपको बताया। अब देखो डॉकिंग करने वाला इस तरह से दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो पहले कौन कौन सा है, तो USA है, रसिया है और चाइना है। भारत जो है चौथा देश बन गया है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने SpaceX रॉकेट फाल्कन 9 के जरिए भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया। इससे पहले हम लोग एक और पढ़े हुए थे, दिगंतरा के द्वारा क्या भेजा गया था। देखो रिवीजन हमारा ऐसा ही होगा, दिगंतरा के द्वारा स्कॉट। अब आपको बताना है कि स्कॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब ये क्या काम करेगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मलबा वगैरह जो सैटेलाइट वगैरह चल रहे हैं वहाँ ऊपर में, तो मलबा वगैरह का निगरानी करेगा और साथ ही साथ ये उनको ट्रैक करेगा यानी कि आकलन करेगा, ठीक है। इसको किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया है, तो ये भी आपको बताना है, ठीक है। अब ये देखो गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने SpaceX रॉकेट फाल्कन 9 के जरिए भारत का पहला निजी उपग्रह फायरफ्लाइज लॉन्च किया है। फायरफ्लाइज क्या काम करेगा, देखो स्कॉट जिस प्रकार से ये काम करेगा उसी प्रकार से फायरफ्लाई जो है आपको पृथ्वी के वातावरण, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए डेटा एकत्रित करेगा। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे चीज आप सभी को समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आप अगर इसको पढ़ लेते हो तो अंतरिक्ष के रिगार्डिंग आपके जो है 90 to 95% तो आपके सॉल्व हो जाएंगे मैटर, ठीक है। तो कोशिश करो कि इसको अच्छे से आप कंसाइज वे में पढ़ने का फोकस करो और बार बार रिवीजन करने का भी कोशिश करो। चलो नेक्स्ट जो है, इसरो ने PSLV C59 के जरिए क्या किया। अभी क्या हम लोगों ने देखा, PSLV C60 के जरिए हम लोगों ने क्या स्पेडेक्स को लॉन्च किया। उससे पहले दिगंतरा के द्वारा जो है हम लोग दिगंतरा स्कॉट, हाँ स्कॉट ये रहा, तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा हम लोग स्कॉट को भेजे थे, ठीक है। PSLV
C59 के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो प्रोबा 3 यानी कि प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए। अब ये प्रोबा 3 जो है ये किसका है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ईएसए का। अब सोचो कि इसको लॉन्च कौन कर रहा है, तो PSLV C59 यानी कि इसरो। तो इससे हमारे पास आमदनी भी होती है, एक धन का एक स्रोत भी है। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग मेंस में भी रिलेट कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसरो जो है हमारे देश के ग्रोथ में भी अहम भूमिका निभा रही है। अभी तो इसको हालांकि बहुत सारा चीज़ करना है, बजट वगैरह में भी हम लोग देखेंगे कि अभी कितना रकम वगैरह अलॉट किया जाता है, तो वो सब अलग बात है। अभी फिलहाल हम लोग इतना देखेंगे। अब ये प्रोबा 3 क्या करेगा, तो ये बस इतना याद रखो कि सूर्य के अध्ययन के लिए यह मिशन है। ठीक है, और पानी पी लेता हूँ मैं यार। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। भारत जो है 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा। अभी जस्ट हमने बताया था अभी ऊपर में कि ISS के बारे में बता रहे थे, उसी टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि भारत का क्या टारगेट है 2035 तक जो है अंतरिक्ष स्टेशन अपना स्टैब्लिश करने का। उसके बाद 2040 तक चांद्र पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य है। ठीक है, अब ये सब सब पॉइंट है, अब इसको बस आप याद रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। मिशन शक्ति सेट क्या है, मिशन शक्ति सेट क्या है, ये जो है चेन्नई स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई एक वैश्विक पहल है। ठीक है, अब ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो स्पेस किड इंडिया द्वारा। अब ये कहाँ की कंपनी है, ये चेन्नई की स्पेस एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा ये स्पेस किड इंडिया फाउंडेशन क्या कर रहा है कि 108 देशों के लगभग 12,000 बालिकाओं को, अब ये ध्यान रखना, बालक का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बालिका बोल रहा हूँ। ठीक है, बालिका को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण प्रदान करना। एज जो है 14 से 18 वर्ष आयु का, हाई स्कूल के छात्र शामिल, 120 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण ये प्रदान करेगा। क्लियर हुआ मिशन शक्ति सेट के बारे में। ये स्पेस किड्स इंडिया फाउंडेशन के द्वारा 12,000 बालिकाओं, सिर्फ बालिका। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, ये हाई स्कूल के छात्रा शामिल रहेंगे। चलो, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन इसरो की घोषणा के अनुसार ये लेह लद्दाख में किया गया, लॉन्च किया गया, इसका शुभारंभ किया गया। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, बस यही याद रखो। ये करेगा क्या, तो ये करेगा मेनली कि अंतरग्रहीय स्थान जैसे मंगल या चंद्रमा के समान परिस्थितियों का अनुभव कराया जाएगा। मेनली अभी क्या हो रहा था कि भारत के जितने भी वैज्ञानिक हैं या फिर जब हमको अंतरिक्ष में जाना पड़ता है तो अभी भी हमारे पास तकनीक अवेलेबल नहीं है। तो ये तकनीक के लिए हम लोग को दर दर भटकना पड़ता है अनेक फॉरेन कंट्रीज में, रसिया हो, USA हो, जापान हो, इसके अलावा अनेक चाइना वगैरह जो भी हो। ठीक है, तो अभी भारत ये कोशिश कर रहा है कि सारा अपने पास सेटअप बना रहा है कि अगर हमको अंतरिक्ष में जाना है तो अंतरिक्ष टाइप का हम सारा सेटलमेंट जो है, सारा फीलिंग जो है और सारा तकनीक जो है हम लोग यहीं पे रखेंगे। तो ये लेह लद्दाख में बनाया गया है और ये जो है लेह लद्दाख में क्या करेगा, तो मंगल या चंद्रमा के समान परिस्थितियों का अनुभव ये कराएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट, ये कहाँ पे है, तो लेह लद्दाख में, याद रखना। अब देखो, गगनयान मिशन हेतु 4 अंतरिक्ष यान का यात्री का सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब कौन कौन है ये, प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद जी, शुभांशु जी। तो अजीत अंगद प्रशांत और शुक्ला। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये नाम आप याद रख। अब देखो, जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लोंगनो सैट लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब ये क्या है, अंतरिक्ष में सामग्री के अस्थायित्व तो पर्यावरणीय प्रभाव को परीक्षण करना इसका उद्देश्य है। क्लियर हो गया, कौन किया है, तो जापान किया है। चलो, इसरो ने अभी क्या किया है,
तो अमेरिका के कैप कैनारवेल के SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए GSAT-20 का सफल प्रक्षेपण किया है। ठीक है, तो GSAT-20 का सफल परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया, लेकिन ये कहाँ से किया गया, तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो विश्व के देशों में संचालित नौवहन प्रणाली कौन कौन सा है। USA का GPS है, चीन का बेइडू है, रूस का ग्लोनास है, जापान का QZSS है, भारत का तो नाविक जान रहे हो। नेक्स्ट जो है, इसरो ने अपना 100वां लॉन्च मिशन किसके द्वारा, तो GSLV F-15 के द्वारा NVS-02 नामक नवीनतम नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये 100वां का बात कर रहा है। ठीक है, और GSAT-20 फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा भेजा गया। नेक्स्ट जो है, नासा ने सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए ये भेजा तो था पर ये सफल नहीं हो पाया था, तो क्रू 9 मिशन लॉन्च किया गया था और फिर ड्रैगन के द्वारा लाया गया। खैर आगे देखते हैं, यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हरीम 2 का सफल प्रक्षेपण कर दिया। तो यूक्रेन का ये बैलिस्टिक मिसाइल है हरीम 2। नेक्स्ट जो है, भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एयरफोर्स के तेजक लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई। तो ये आपको याद रखना है कि लीडर मोहना सिंह जो है एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई। SpaceX का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलिरोस डॉन पूरा हुआ और भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मैंने आपको बताया है कि 23 अगस्त 2024 को मनाया जाता है। इसी दिन ही क्यों मनाया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पिछले क्लास में आप देख लेना, पिछला वीडियो आप देखोगे तो ज़्यादा डिटेल आप साइंस टेक का उसमें भी कवर किया हुआ है। इसमें हम लोग सिर्फ अंतरिक्ष से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ये हमने बता दिया है। नेक्स्ट जो है, चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला पासंग लाहामू शेरपा के नाम पे रखा गया है। तो चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम जो है इनके नाम पे रखा गया। जापान ने भूमि अवलोकन ग्रह 4 डाइची 4 एलोस 4 लॉन्च किया है। तो ये आप याद रखना कि किसका है, तो जापान का। बस रूसी कॉस्मोनेट ओलोग कोनोन को अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए और ये सबसे ज़्यादा दिन इन्होंने पूरे किए हैं। इसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बताया था चाइना का जो है एक मिशन था जिसमें उन्होंने क्या किया था, सेंग जू करके और एक और व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था कि सबसे ज़्यादा देर तक स्पेस वॉक करने वाले वो बन गए। उसी प्रकार से रूसी कॉस्मोनॉट ओलोग कोनोनका का नाम याद रखना है, ये 1000 दिन पूरा करने वाले व्यक्ति बन गए। नेक्स्ट, भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा किसका है, मिशन तृष्णा तो भारत और फ्रांस का। इसका उद्देश्य क्या है, पृथ्वी की सतह के दृश्य और तापीय और रक्त किरणों का उच्च रिजोल्यूशन इमेजरी प्राप्त करना है। तो ये आपको ध्यान रखना कि ये मिशन तृष्णा किसका है, तो भारत और फ्रांस का है। करेगा क्या है, ये तापीय और रक्त किरण और पृथ्वी की सतह का दृश्य को उच्च रिजोल्यूशन इमेजरी प्राप्त करेगा। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा याद रखना दक्षिण कोरिया का। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने। पर्यटक का अगर बात करेगा तो गोपी थोटाकुरा मानना, और पहले वो है शुभांशु शुक्ला हो गए। ठीक है, और दूसरे जो है गोपी थोटाकुरा हो गए। नासा ने डेविड साल्विनी को पहला AIHF ऑफिसर नियुक्त किया है। कौन किया है, तो नासा ने किया है। किसको किया है, डेविड साल्विनी को। चलो आगे चलते हैं। चीन ने अपने नए चंद्र मिशन चांग-ई 6 को लॉन्च किया। इसके अंतर्गत चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से 2 किलो नमूना इकट्ठा किया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, मिशन चांग-ई 6, और इससे क्या किया गया, 2 किलो नमूना इकट्ठा किया गया। रूस ने अपना पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। नेक्स्ट जो है, अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए स्टार्ट 2024 आयोजित किया गया। इसरो द्वारा ये ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो आप बस याद रखना कि स्टार्ट किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा, और कैसा कार्यक्रम है, तो ये ऑनलाइन कार्यक्रम है। ठीक है, एक और कार्यक्रम था, आप सभी को बताना है, कमेंट करना है कि 12,000 बालिकाओं को प्रशिक्षण देने का और 120 घंटे उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण देने का। ये आपको बताना है कि किस एजेंसी के द्वारा किया गया है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, स्पेस करके, स्पेस किड्स फाउंडेशन करके। ठीक है, चलो, मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज की गई है। तो अब आपको याद रखना है कि ज्वालामुखी नोटिक्स जो है ये किस ग्रह पे है, तो मंगल ग्रह पे। ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। ठीक है,
बस ये अब डिटेल उतना है, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आगे, स्पेसएक्स ने सिर्फ प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सैट लॉन्च किया। मीथेन सैट किसने लॉन्च किया, तो ये आपको ध्यान रखना, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। आगे, ये वही है कि दुनिया भर में तेल और गैस क्षेत्र को उत्सर्जन को ट्रैक करेगा। यार, दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट से पेस मिशन लॉन्च किया है। अब ये पेस मिशन का फुल फॉर्म आप देखोगे तो इसका काम पता चल जाएगा। पेस का होता है फुल फॉर्म प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशियन इकोसिस्टम। ठीक है, यानी प्लैंकटन, महासागर, प्लैंकटन, जलवायु परिवर्तन, वायुमंडल पदार्थों के बारे में जानकारी ये इकट्ठा करेगा। कौन करेगा, तो ये पेस मिशन हमारा करेगा। किसके द्वारा भेजा गया, ये याद रखना है, तो ये नासा के द्वारा भेजा गया है। कौन सा रॉकेट, तो फाल्कन 9 रॉकेट। फाल्कन 9 रॉकेट से ही अनेकों भारत के भी ये सैटेलाइट वगैरह भेजे गए हैं, जैसे GSAT-20। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो ये जो है व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये है क्या चीज, तो गगनयान मिशन से पहले जो है, गगनयान मिशन में 4 लोग जाएंगे, शुक्ला जी, अजीत जी, अंगद जी, मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, और ये जो है पहले महिला रोबोट, ये उन लोगों से पहले जाएगा, ये अंतरिक्ष यात्री बनकर, और इसका नाम है व्योममित्र। ठीक है, यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में जानो। किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया, नासा के द्वारा किया गया। ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह जो है यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया, पहला मिशन है। ठीक, यूरोपा क्लिपर, तो ये बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह यूरोपा, उसके लिए किया गया। ठीक, ये देखो थोड़ा डिटेल इसके बारे में। ये नासा का पहला ऐसा मिशन भी है जो पृथ्वी के बाहर किसी महासागरीय दुनिया का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। यूरोपा क्लिपर नासा द्वारा अब तक किसी ग्रहीय मिशन के लिए विकसित किया गया सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। 2030 में यह बृहस्पति ग्रह तक पहुंचेगा। इसका मुख्य मिशन वर्ष 2034 में समाप्त होगा। मतलब ये 2030 में अभी बृहस्पति ग्रह तक पहुंचेगा और विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान ये है। ठीक है, चलो चीन का तियानवन मिशन के बारे में देख लो। चीन ने पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह 2016H03 से नमूने एकत्र करने और बाद में मुख्य धूमकेतु का पता लगाने के लिए तियानवन-2 अंतर्ग्रहीय मिशन लॉन्च किया। तो ये ध्यान रखना आप। लास्ट 2 पॉइंट, मिशन रूमी क्या है, तो भारत द्वारा विश्व में पहली बार एक पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट यानी कि रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण किया गया। तो ये ध्यान रखना कि मिशन रूमी के अंतर्गत हम लोग रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है, जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा ने जापान के होकाइडो प्रांत के टाइकी स्थित लॉन्च केंद्र से अपने पुनः रीयूजेबल रॉकेट का सफल लॉन्च और लैंडिंग प्रक्षेपण किया है। तो ये कौन किया है, ये ध्यान रखना है कि जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा ने ये रीयूजेबल रॉकेट का सफल लॉन्च और लैंडिंग प्रक्षेपण किया है। देखो आज के लिए तो हम लोग इतना ही करेंगे कवर। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि आपके साइंस टेक के करंट अफेयर्स और अंतरिक्ष के रिगार्डिंग जो मैं क्रक्स करवाया हुआ हूँ, इसको आप पढ़ना, पहले पढ़ना, उसके बाद मार्केट से कोई भी बुक उठाना, मैगजीन, और साइंस टेक का और अंतरिक्ष के रिगार्डिंग आप मैच करना कंटेंट। भले ही हमारा छोटा कंटेंट हो पर इसमें सारा चीज आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट जो है, कुछ पॉइंट जो है हम लोग ये कर रहे हैं कि कुछ वन लाइनर के फॉर्म में, जैसे जुलाई के रिगार्डिंग क्या था, जून के रिगार्डिंग क्या था, साइंस टेक में ही मैं बता रहा हूँ, मई में क्या था, उसके बाद इसी तरह से हम लोग आगे देख लेंगे कि फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। या प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन, अगर आप सभी कमेंट करके अगर बताते हो कि नहीं ये आपको नीड है और आप करना चाहते हो बेहतर तैयारी के लिए, तो आप ये करंट का कर सकते हो। तो 3 वीडियोस में आपके 2 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं इसको लेकर के, एक वीडियोस मैं वन लाइनर का करवाऊंगा। अगर आप सभी को पसंद आ रहा है
और सारे मटेरियल आपको अवेलेबल मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आप बताना, मुझे मैसेज करना, मैं ज़रूर वन लाइनर वीडियो भी बनाऊँगा। इसके साथ ही आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और अगर आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।